राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 23 जुलाई को पेश होगा केंद्रीय बजट। सूरत में बड़ा हादसा, 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, 15 लोग घायल। भारत ने की समुद्री सुरक्षा सहयोग पर छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी। अहमदाबाद से गरजे राहुल गांधी, कहा अयोध्या की तरह गुजरात में भी भाजपा को हराएगी कांग्रेस। भारत उज्बेकिस्तान व्यापार में निरंतर वृद्धि की संभावना, पीएम मोदी की यात्रा के बाद और गहरे हुए संबंध। मलेरिया की चपेट में आ रहे नक्सल मोर्चे पर तैनात एसटीएफ जवान अस्पताल में हुए भर्ती। चमोली में भूस्खलन के बाद चट्टानों की चपेट में आने से 2 पर्यटकों की मौत। असम में बाढ़ का कहर जारी, अब तक 52 लोगों की मौत। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में 6 अगस्त तक दाखिल करनी होगी चार्जशीट, कोर्ट का ईडी को निर्देश। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में कोर्ट ने 15 जुलाई तक बढ़ाई मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के अवसर पर गुजरात में आयोजित सहकार से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सहकारिता क्षेत्र से जुड़े किसानों को न केवल केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी, बल्कि सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने की 3री वर्षगांठ की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि साल 2021 के आज ही के दिन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। अस्तित्व में आने से लेकर आज तक सहकार से समृद्धि के संकल्प के साथ यह मंत्रालय देश के करोड़ों सहकारी भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहा है। देश भर से आए हुए और विशेषकर मेरे गुजरात से आए हुए प्यारे सभी सहकारी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कई प्रकार से ये महत्वपूर्ण दिन है। सबसे पहले 102वां सहकारी अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिन है और आज मैं देश और दुनिया के गुजरात के सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले सभी सहकारी कार्यकर्ताओं को हृदय पूर्वक सहकारिता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब के लिए एक और दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन मोदी जी ने स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की। भाइयों बहनों, आज नैनो यूरिया के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पर 50% की सब्सिडी दी। आज भारत सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड की स्थापना की है। जैविक उत्पादों को, ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा देने के लिए और ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले किसानों को उचित मूल्य मिल जाए, मुनाफा मिल जाए, इसके लिए आज एनसीओएल के द्वारा भारत ऑर्गेनिक आटा का लोकार्पण हुआ है। मैं अपील करना चाहता हूं, अब 2 ब्रांड हमारे पास, एक भारत ऑर्गेनिक जो एनसीओएल का है और दूसरा अमूल। ये दोनों विश्वसनीय ब्रांड है। मैं देश भर के लोगों को अपील करना चाहता हूं, आप विश्वास कर ये दोनों ब्रांड खरीदें। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसका निर्णय और इसकी पूरी व्यवस्था भारत सरकार ने सुपेरे की है। भाई और बहनों, हमारे देश में सहकारिता कोई ये नया विचार नहीं, 125 साल पुराने इस विचार को हमारे पुरखों ने अपनाया था। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे, गाडगिल जी जैसे, वैकुंठ भाई मेहता जैसे, त्रिभुवन दास पटेल जैसे कई मनुष्यों ने इसकी शुरुआत की। परंतु एक समय आया जब ये विचार लड़खड़ा गया और धीरे 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 सहकारिता आंदोलन मंद पड़ता गया, धीरा पड़ता गया। मोदी जी ने
सहकारिता की रिलेवेंसी को, आज भी सहकारिता कितना महत्वपूर्ण है इसको पहचानते हुए नए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की है। आज हम एक मकाम पर खड़े हैं। 125 साल पुराना सहकारिता आंदोलन आज देश के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि ऋण के वितरण में 20%, फर्टिलाइजर के वितरण में 35%, उत्पादन में 21%, चीनी में 31% उत्पादन, गेहूं की खरीदी में 13% और धान की खरीदी में 20%। एक महत्वपूर्ण योगदान ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था में कोऑपरेटिव सेक्टर दे रहा है। नाफेड, इफको, अमूल, क्रिप्को, कई सारी हमारी सहकारी संस्थाएं विश्व भर में प्रसिद्ध हुई, मगर इससे संतोष नहीं लेना है। समय आ गया है कि ये 5 साल में हम ऐसी मजबूत नींव डाले कि अगले 125 साल तक सहकारिता हर घर और हर गांव में पहुंचे। ये हमने करना है। सरकार ने अपना काम कर लिया है और कई सारी नई योजनाएं सरकार लेकर आई है। आज मैं 2 चीजों का जरूर जिक्र करना चाहता हूं। सहकारिता के माध्यम से भारत सरकार ने इथेनॉल को और मक्के का उत्पादन करने वाले किसानों की समृद्धि बढ़े, इसके लिए ढेर सारे कदम उठाए। मक्के के किसानों का बड़ा कंप्लेन था कि मक्के के उचित दाम नहीं मिलते हैं। अब हमने व्यवस्था कर दी है कि मक्के की खरीद हमारे दोनों कोऑपरेटिव के माध्यम से ऑनलाइन कर दी जाएगी। आपको जितना मक्का उत्पाद करना है इतना करिए, वो एमएसपी पर खरीदा जाएगा और इससे इथेनॉल बनाया जाएगा। किसान की तो समृद्धि बढ़ेगी ही, परंतु साथ में पेट्रोल की आयात कम कर हम देश के खजाने को भी विदेशी मुद्राओं से समृद्ध करने का एक पुण्य कार्य करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अहमदाबाद दौरे के दौरान आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की और दावा किया कि अगर कांग्रेस सही से चुनाव लड़े तो इस बार उसे जीत अवश्य प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और लाखों लोगों से पूछकर मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश में होने वाली जगन्नाथ यात्रा की भी शुभकामनाएं कार्यकर्ताओं को दी। गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेठ टाइगर हराएंगे। चुनाव से पहले आप सोच सकते थे कि अयोध्या में बीजेपी हारेगी? मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये अयोध्या में हारे वैसे यहां पे हारने जा रहे हैं। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक काम करना है आपको सिर्फ गुजरात की जनता को सिर्फ एक बात बोलनी है, आपको डरना नहीं है। बिना डरे अगर आप बीजेपी से लड़ गए, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो, छोटे व्यापारी हो, अगर गुजरात की जनता बिना डरे लड़ गई, बीजेपी सामने नहीं खड़ी हो पाएगी। आप कांग्रेस पार्टी को जानते हो, हमारी पार्टी में कोई डरता है? हमारी पार्टी में दिल से बात कर देते हैं। बड़ा सा बड़ा हो, राहुल गांधी हो, हमारे पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी, मुझसे कहते हैं, मेरे कमरे में आके कहते हैं राहुल जी ये जो आपने किया हमें अच्छा नहीं लगा। कहते हैं, मैं बता रहा हूं आपको, और मैं कहता हूं आपने सही बोला, इस बार मैंने ऐसे नहीं करना था, जो आप बोल रहे हो वैसे करना था। हम डरते नहीं है, ना हमारे कार्यकर्ता हमें बोलने से डरते हैं, ना हम अपनी कार्यकर्ता की बात सुनने से डरते हैं, ना हमारा कार्यकर्ता हमसे डरता है। अब देखिए, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, तो यह है कांग्रेस पार्टी। जो डर की भावना होती है ना, वो आप में नहीं है, उनमें है। और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी और गुजरात से ही नई कांग्रेस पार्टी बनेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी बनी कहां थी? मतलब हमारे जो सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने रास्ता दिखाया था। आप क्या सोचते हो, जब यहां अंग्रेज राज करते थे क्या डर नहीं था? गुजरात के व्यक्ति ने कहा था
महात्मा गांधी ने देश को कहा कि देखो, डरो मत, डराओ मत, और आग गुजरात से शुरू हुई थी। और आज अगर कांग्रेस पार्टी है तो वो पार्टी, वो भावना, वो सोच गुजरात से शुरू हुई थी। हम पिछले चुनाव में, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि हम बीजेपी से ठीक से नहीं लड़े थे। उससे पहले चुनाव में 2017 में हम 3 महीने कह लो, 4 महीने कह लो, 4 महीने 3 महीने हम लड़े और नतीजा आपने देखा। आपने देखा, गुजरात के सीनियर नेताओं ने मुझे बस में कहा कि राहुल जी, गुजरात में हमें 40 सीटें मिलेंगी। मैंने उनसे कहा 40 नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और 16 सीट से हम चुनाव हारे। अब 3 साल है, 3 महीने में हम फिनिश लाइन तक पहुंच गए थे। 3 साल में हम फिनिश लाइन को मतलब उधर पीछे छोड़ के निकल जाएंगे। मैं आपको यहां कह रहा हूं कि आप लोग गुजरात में 30 साल हो गए, मैं आपको बता रहा हूं, मानो ना मानो, आप में से 50% अभी मान रहे हैं और 50% कह रहे नहीं भैया नहीं होगा। जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो 50% मान रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप लड़ जाओ, और ये बाकी 50% बैठे हैं, उनकी माइंड बदल दो, नैया पार हो जाएगी, सरकार बन जाएगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एआईसीसी की टीम, राहुल गांधी, मेरी बहन, सारे के सारे सीनियर लीडर आपके साथ यहां खड़े होंगे, आपके साथ मिलकर इनकी सरकार को तोड़ेंगे। आपने बहुत सहा है, बहुत लाठियां खाई हैं, बहुत अपमान हुआ है आपका, अब बहुत हो गया। अब इनको हमें सबक सिखाना है और हम इनको हराने जा रहे हैं। और नफरत से नहीं, मोहब्बत से आप देखना, मोहब्बत से हम इनको हराएंगे। कैसे? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। तो अब आपका काम है गुजरात को विजन देना, गुजरात के युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, माताओं बहनों को विजन देना कि भैया हम आपके लिए ये करने जा रहे हैं। आपने हमारा मैनिफेस्टो देखा, वैसा मैनिफेस्टो बनाना है गुजरात के लिए। गुजरात की जनता से मिलकर 1 लाख लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो बनाया था। वैसे ही हम गुजरात में लाखों लोगों से पूछकर अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे, गुजरात को विजन देंगे और फिर चुनाव पूरा दम लगा के लड़ेंगे। यहां जगन्नाथ यात्रा हो रही है, आप सबको, और जो यात्रा में भाग लेंगे, आप सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और दिल से प्यार देना चाहता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती के अवसर पर पुष्पार्चन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा व अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदेश भाजपा द्वारा इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कार्यालय में पौधारोपण भी किया गया। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने कार्यक्रम में इस अवसर पर स्वर्गीय मुखर्जी को याद किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी, जिसको पूर्व में हम भारतीय जनसंघ के नाम से जानते थे, हम बोलते कि देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, उसके बीज रूप में जिन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज के दिन यानी 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के अंदर जन्मे थे। आज के इस शुभ अवसर पर जिस महापुरुष ने अपने जीवन को बलिदान करके इस राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने का काम किया, हम सब उनके अनुयायियों ने उनके संकल्प को पिछले दिनों में पूर्ण करने का काम किया। धारा 370 समाप्त हुआ। आज कश्मीर के अंदर 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान का प्रश्न नहीं है। आज उस कश्मीर के अंदर विकास की बयार बह रही है। दिल्ली के कार्यकर्ताओं से आज के इस शुभ अवसर पर मैं इतना निवेदन करते हुए कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेकर सतत सक्रिय बने और सक्रिय होकर समाज को, सामान्य मतदाता को, गली मोहल्ले के सब वोटर को खड़ा करने का काम करें और एक व्यापक जन समर्थन के साथ हम दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार बनाएं। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को
सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस चुनौती को पार करने का आपने आज हम लोगों को आह्वान दिया है दिल्ली की, हमने और संगठन मंत्री जी ने विचार करके इस बार आज के दिन अपने उन साथियों को भी आमंत्रित किया है पूरी दिल्ली से, जिनके मंडल के बूथ इस लोकसभा चुनाव में प्रथम आए, और ऐसे कार्यकर्ता जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने बूथ को अच्छे मतों से जिताने का प्रयास किया, उनको भी आज हमने यहाँ आमंत्रित किया है। और निस्संदेह मैं ये बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम सब कार्यकर्ता मिलकर जब एकमुख होकर काम करते हैं, जैसे इस लोकसभा चुनावों में किया, तो निस्संदेह विजय फिर हमारे साथ ही चलने वाली है। और हम जिस लक्ष्य की तरफ इशारा माननीय भाई साहब जी ने किया है, उस लक्ष्य को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज सुबह यहाँ आए, आप सबका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। दिल्ली नगर निगम के पार्षद एवं पूर्व उप महापौर नेता सदन योगेश वर्मा और उनके क्षेत्र के निवासियों द्वारा मानसून से पहले प्रधानमंत्री मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और माताओं के सम्मान में वृक्षारोपण करना रहा। DID न्यूज एवं राष्ट्र सर्वप्रथम टीम को जानकारी देते हुए पार्षद योगेश वर्मा ने कहा कि यह पहल न केवल प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि इससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है। यह सही अर्थों में हमारी माताओं के सम्मान में एक सार्थक योगदान है। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र के निवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और हम सब मिलकर इस मानसून सत्र में अधिक से अधिक पेड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने वृक्षारोपण के लिए आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली है और साथ ही साथ पेड़ लगाने के लिए उचित स्थानों का चयन भी किया है और पेड़ की देखभाल के लिए स्थानीय समूह भी बनाए गए हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। बिहार से दो बड़ी खबरें आज सामने आई हैं। राज्य में पिछले 24 घंटों के अंदर 6 जिलों में 9 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई है। राज्य सरकार की ओर से इस अवसर पर संवेदनशीलता दिखाते हुए सभी मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है। सूत्रों के अनुसार यह घोषणा सीएम नीतीश कुमार के द्वारा निर्देश देने के बाद की गई है। सीएम कुमार ने लोगों से इस अवसर पर अपने घरों में रहने और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी किए गए सुझावों का पालन करने का आग्रह किया है। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार द्वारा प्रदेश के नवनिर्वाचित विधान पार्षद भगवान सिंह कुशवाहा के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की बात सामने आई है। सूत्रों के अनुसार समारोह में विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह द्वारा नवनिर्वाचित पार्षद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा व अन्य नेता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री कुमार ने इस अवसर पर नवनियुक्त पार्षद को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई भी दी। भारत की प्राचीन आश्रम शिक्षा पद्धति की चर्चा पूरे विश्व में होती रही है और वर्तमान समय में भी इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए लगातार आश्रम पद्धति के विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश में स्थापित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय का लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने गोरखपुर के सिसवा अनंतपुर स्थित इस विद्यालय में न केवल विद्यार्थियों से बात की, बल्कि उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों के निवास, भोजन व अन्य जरूरतों पर होने वाला कोई भी खर्च देश के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जनपदों में भी आश्रम पद्धति के एकलव्य विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय व अटल आवासीय विद्यालय के साथ मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय भी बनाए जा रहे हैं। श्री जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के माध्यम से बालिकाओं के लिए भी आश्रम पद्धति के इस प्रकार के विद्यालयों को जो एक श्रृंखला खड़ी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, उसी में सैजनवा का आज आश्रम पद्धति का विद्यालय उद्घाटन हो रहा है। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। अभी मैं देख रहा था, मैं इन बच्चों के साथ यहाँ पर एक कक्षा में मैं भी, विभागीय मंत्री भी उनके साथ संवाद बना रहे थे। मैंने उनसे पूछा कहाँ से आए हैं, कोई अलग अलग जगह से आए हैं, और उन बच्चों की यहाँ पर पूरी व्यवस्था रहने की, खाने की, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सरकार उसमें पूरा योगदान दे रही है। मेरा यह मानना है कि इन बच्चों पर किया जाने वाला जो भी खर्च है
यह देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि शिक्षा किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की सबसे प्रमुख आधारशिला है। और उस शिक्षा के लिए अगर सरकार के स्तर पर पहल होती है तो वह अच्छे परिणाम देता है। और आज समाज कल्याण विभाग ने ये प्रक्रिया एक नई सौगात गोरखपुर को इस रूप में प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर भी इस प्रकार के बालक या बालिकाओं के आश्रम पद्धति के विद्यालय बन रहे हैं या बन चुके हैं। एकलव्य विद्यालय बन रहे हैं जनजातीय क्षेत्रों में। उन बच्चों के लिए आश्रम पद्धति के तर्ज पर वहीं पे उनके रहने की व्यवस्था हो, वहीं पे उनके विद्यालय की व्यवस्था हो, उत्तम अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था हो सके, यह कार्य भी वहां पर संपन्न हो रहा है। प्रदेश सरकार ने यह तय किया है, जैसे आश्रम पद्धति का ये विद्यालय है, इस आश्रम पद्धति के विद्यालय की तर्ज पर ही हर जनपद में हम लोगों ने सीएम कंपोजिट विद्यालय के निर्माण की प्रक्रिया को और मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के निर्माण की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हम लोगों ने अभी इसी सैजनवा में आपने देखा होगा अटल आवासीय विद्यालय भी बना है। अटल आवासीय विद्यालय उन बच्चों के लिए जो निर्माण श्रमिक हैं, जिनके माँ बाप निर्माण कार्यों में लगे रहते हैं और बीओसी बोर्ड में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते। सरकार ने तय किया है उन बच्चों के लिए भी, जो बच्चे निराश्रित हैं उनके लिए भी हम लोग अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करेंगे और सैजनवा में भी उद्घाटन होकर के उस विद्यालय को हमने प्रारंभ कर दिया। छठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक उन बच्चों के सभी प्रकार के खर्चों को सरकार उठा रही है, बीओसी बोर्ड उठा रहा है। और मेरा जो यानी 12 से 15 एकड़ क्षेत्रफल में वो विद्यालय बने हुए हैं, वहाँ उनके लिए विद्यालय भी हैं, छात्रावास भी है, स्टेडियम भी है, इंडोर गेम के लिए भी इंडोर स्टेडियम भी है, और भी बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ उनके एक साथ चल रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के भी कार्यक्रम वहाँ चल रहे हैं। ये अभिनव प्रयास हो रहा है हर स्तर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त हो सके। आज इसी में यह आश्रम पद्धति का विद्यालय अनंतपुर गांव में आज यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि उद्घाटन के साथ ही यहाँ बालिकाओं का प्रवेश भी हो गया है। मैं देख रहा हूँ उन बालिकाओं के मन में आगे बढ़ने का एक जज्बा है, कार्य करने की एक ललक है। घर से दूर रह करके यहाँ पर रह करके वे अपने अच्छे करियर को आगे बढ़ाएंगी और फिर अपनी योग्यता और अपनी प्रतिभा के बल पर प्रदेश का, देश का नाम रोशन करने का कार्य भी करेंगी। सैजनवा की बालिकाओं के लिए, गोरखपुर की बालिकाओं के लिए, पूर्वांचल की बालिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है कि जब इस प्रकार के आश्रम पद्धति के विद्यालय में उन्हें प्रवेश लेने और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं सबको हृदय से बधाई देता हूं और इस विद्यालय अपना इन बच्चों के माध्यम से नाम आगे बढ़ा सके, इसकी अपनी कामना करते हुए आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि युवाओं के लिए और खास तौर से वर्तमान पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके जो भी अच्छा हो सकता है वो अच्छा करने के लिए आपके साथ मिल करके आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर कार्य करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के साथ प्रतिभावान युवाओं को पदक वितरित किए और बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री अरुण साहब व अन्य नेता भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा वह वृक्ष है जो सींचने से कई गुना फल देता है। उन्होंने कहा कि राज्य में नई शिक्षा नीति लागू होने से विद्यार्थी न केवल इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे बल्कि नए कौशल भी सीख सकेंगे। उन्होंने इस अवसर पर सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की भी अपील की। आज के इस अवसर पर आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
दीक्षांत समारोह में पधारे आप सभी गणमान्यों तथा विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोगों को इस विश्वविद्यालय के 6ठम दीक्षांत समारोह की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस अवसर पर जिन 98 प्रतिभावान विद्यार्थियों ने 159 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र यह विश्वविद्यालय अपने अकादमिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के साथ नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है। दूरस्थ अंचलों में बसे ऐसे शिक्षार्थियों जो किसी कारणवश उच्च शिक्षा से वंचित रह गए हैं या नौकरी पेशा वर्ग के ऐसे साथी जो अपने भावी सपनों को साकार करना चाहते हैं, उनके लिए यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। मैं स्वयं भी राज्य के दूरस्थ क्षेत्र जसपुर का हूं, इसलिए भी मैंने हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों के लोगों की कठिनाइयों को बहुत निकट से देखा है। मैं दूरस्थ अंचलों में बसे हमारे राज्य के लोगों की कठिनाइयों को महसूस कर सकता हूं। मुझे खुशी है कि यह विश्वविद्यालय अपने ध्येय वाक्य उच्च शिक्षा आपके द्वार के अनुरूप उच्च शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है। शिक्षा ही वह वृक्ष है जिसे जितना सींचेंगे उससे उतने अच्छे फल मिलेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है, वैसे वैसे शिक्षा पद्धति भी बदलती जा रही है। यह बदलाव समाज की मांग के अनुसार हो रहा है। समाज बदल रहा है, समाज की आवश्यकताएं बढ़ी हैं। हमारी शिक्षा पद्धति गुरुकुल परंपरा से आगे आज तकनीकी विकास के साथ सर्वसुलभ हो रही है। लेकिन इस बदलाव में हम सबको एक बात अवश्य याद रखना चाहिए और वह है परोपकार। एक दूसरे की मदद करते रहना शिक्षा का मूल उद्देश्य है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि कितनी भी विपत्तियां आए, हमें एक दूसरे की मदद हमेशा करनी चाहिए। हमारे राज्य में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो जाने से युवाओं में तार्किक क्षमता के संवर्धन के साथ ही उनका सर्वांगीण विकास होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की सुविधा होने से विद्यार्थी अपनी इच्छा के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकेंगे, कौशल सीख सकेंगे, जिससे विद्यार्थियों के हुनर को और अधिक निखारने में मदद मिलेगी। मुझे ज्ञात हुआ है कि इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 235 विश्वविद्यालयों की उस सूची में शामिल किया गया है जो संयुक्त अथवा दोहरी डिग्री दे सकता है। अब यह विश्वविद्यालय विदेशी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर संयुक्त डिग्री अथवा दोहरी डिग्री के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकता है। यह खुशी की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के विद्यार्थी विदेशी विश्वविद्यालय से भी जुड़ सकेंगे। मेरा सुझाव है कि विश्व के लोगों को छत्तीसगढ़ की भाषा और संस्कृति से परिचय कराया जाए। इस दिशा में एमए छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम की शुरुआत इस विश्वविद्यालय ने की है। यह सराहनीय कदम है। आज के इस विशेष अवसर पर मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान से अवश्य जुड़े। आप सभी मां के नाम का एक पेड़ अवश्य लगाएं। मैंने भी पेड़ लगाए हैं। हमें जितना अधिक से अधिक हो सके पेड़ लगाना चाहिए, तभी पर्यावरण बचेगा और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य हम सुरक्षित कर पाएंगे। मैं पुनः आप सभी दीक्षित होने वाले विद्यार्थियों शोधार्थियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम